हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में, क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, जिसका नाम है इनर्शिया। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं हम लोग के डेली लाइफ में, और इनर्शिया जो है कितने टाइप्स का हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का ये 3rd नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में कहा जाता है जड़त्व, हिंदी में कहा जाता है जड़त्व। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनर्शिया का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन को मैं 3 तरीके से डिफाइन करूँगा। इन 3 तरीकों में से जो डेफिनेशन आपको समझ में आता उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टीज और टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट थ्रू विच इट अपोजेस रेजिस्ट अप्लाइड फोर्स। इनर्शिया क्या होती है? किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टीज होती है या उस बॉडी का एक बिहेवियर होता है, आदत होती है, एक टेंडेंसी होती है, जो कि क्या करता है, हमारे द्वारा उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स का वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं या फिर रेजिस्ट करते हैं या उसका विरोध करते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी या उसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, उसी को इनर्शिया कहा जाता है। किसकी? उस बॉडी का। एक बार और रिपीट कर देता हूं, इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है या टेंडेंसी होती है, जो बॉडी क्या करती है, हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है उसका अपोज करती है या विरोध करती है। चलिए इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से समझते हैं। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज और पैसिव प्रॉपर्टीज। इनर्शिया क्या होती है? किसी भी बॉडी की आंतरिक गुण होती है, अंदर का एक गुण होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज करने का अपोज करती है। हमारे द्वारा जो फोर्स लगाते हैं ना, उसके स्टेट में चेंज करने के लिए उस फोर्स का क्या करती है, अपोज करती है। तो उसी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज को ही क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी के पास 2 स्टेट होता है, या तो स्टेट में रहेगा, वो तो रेस्ट पे रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे और जो बॉडी मोशन में रहेगा वो रेस्ट में आने के लिए हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का विरोध करेगा। और जो बॉडी ऑलरेडी पहले से रेस्ट पर है और हम उसके ऊपर यदि फोर्स लगाएं तो ये बॉडी जो है रेस्ट से मोशन में आने के लिए हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का विरोध करेगा। तो इसी प्रॉपर्टीज को, विरोध करने की इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। तो आई होप ये दोनों ही वे से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है। इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब चलिए हम लोग डेफिनेशन के बारे में तो जान लिए इनर्शिया का, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो अब हम लोग देखेंगे इनर्शिया का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है डस्ट कमिंग आउट ऑफ मैट व्हेन वी बीटन। जब भी हम लोग, जो हमारे घर में जो चटाई रहता है और जो मैट रहता है, उसको जब हम लोग पीटते हैं या फिर उसको जब झड़ाते हैं हम लोग, तो उसमें से डस्ट बाहर निकलते हैं। ये इनर्शिया का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो मैट में पहले धूल था या डस्ट था वो पहले रेस्ट पर था, और जब हम लोगों ने उसको पीटा, चटाई को या मैट को जब हम लोगों ने पीटा या उसको झड़ाया, तो उसमें जो धूल थे या डस्ट थे वो रेस्ट पर था, और हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो उसका विरोध करके रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो ये रहा इनर्शिया का फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉलिंग फॉरवर्ड इन ट्रांसपोर्ट व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब हम लोग यात्रा करते हैं, चाहे ट्रेन हो, बस हो या किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम में हो, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं और जब ब्रेक लगती है, अचानक से ब्रेक लगती है, तब हम लोग सामने की तरफ झुक जाते हैं या सामने की तरफ गिर जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, पहले हम लोग कैसे थे, पहले हम लोग रेस्ट पे थे, जैसे ही ब्रेक लगा हम लोग मोशन में आ गए। तो हमारे बॉडी के द्वारा हमारे ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया था, पहले हम रेस्ट पे थे, तो हमारे ऊपर जो फोर्स लगाया गया उसका हम विरोध कर रहे थे, फिर रेस्ट से हम मोशन में आने की कोशिश करें। किस वजह से? ब्रेक लगा, इस वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री व्हेन सेकंड हार्डली। जैसे कि पेड़ है और पेड़ में क्या रहती हैं, पत्तियां रहती हैं।
और अभी वो रेस्ट पे है, कंसिडर कर लो। और जैसे ही हम लोग उसको क्या करते हैं, जोर से हिलाते हैं, किसको, पेड़ को, तो पेड़ की पत्तियां क्या होती है, नीचे गिरने लगती है या पेड़ से अलग होने लगती हैं। ये भी इनर्शिया का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। क्यों? क्योंकि पत्तियां जो है पहले रेस्ट पर थी जब हम लोग उसको नहीं हिला रहे थे, शेक नहीं कर रहे थे ट्री को, और जैसे हम लोगों ने ट्री को शेक किया तो जो पत्तियां हैं या लीव्स हैं वो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का क्या करने लगी, अपोज करने लगी, फिर वो रेस्ट से मोशन में आने लगी, फिर वो डिटैच्ड हो गए, अलग हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ड्यू टू इनर्शिया आर्टिफिशियल सैटेलाइट कीप मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। तो ये भी एक इनर्शिया का एग्जाम्पल है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनको किसी भी प्लेनेट में जब भेजा जाता है तो उसके ग्रेविटेशनल वाले एरिया में जो है वो सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। तो ये होता है इनर्शिया की वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। व्हेन ट्रांसपोर्ट इज सडनली एक्सीलरेटेड ड्राइवर एंड पैसेंजर फील बैकवर्ड पुल। जैसे कि हम लोग ट्रैवल करते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट में कुछ भी आ सकता है, बस आ सकता है, कार आ सकता है, ट्रेन आ सकता है। तो जब सडनली एक्सीलरेटेड होता है, एक्सीलरेटेड का मतलब उसका वेलोसिटी में चेंज होता है। जब बस या कार या बाइक किसी भी ट्रांसपोर्ट माध्यम से आप ट्रैवल कर रहे हो और उसकी वेलोसिटी में जब चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब स्पीड कम ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, उस ट्रांसपोर्ट मीडियम में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। इस वजह से पैसेंजर या ड्राइवर हम लोग क्या होते हैं, आगे पीछे पुल पुश होते हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। हमारा बॉडी जो है अप्लाइड फोर्स का विरोध करने लगती है। जब हम लोग रेस्ट पर आते हैं तो मोशन में आ जाते हैं और मोशन में रहते हैं तो रेस्ट में आने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इनर्शिया का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं टेकिंग अ रन अप बिफोर अ लॉन्ग जंप। जब लॉन्ग जंप होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करने के लिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, रन अप करते हैं। ये भी क्या है, इनर्शिया का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं द स्वर्लिंग ऑफ मिल्क कंटिन्यूअस इवन आफ्टर स्टॉप्ड स्वर्लिंग। स्वर्लिंग का मतलब ये है, जैसे कि मिल्क है तो मिल्क को हम लोग ग्लास में रखें, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमाकर उसको वापस से रख देते हैं। तो जब हम लोग दूध को वापस रेस्ट में रख देते हैं उसके बाद भी दूध क्या होता है, कंटिन्यूअस घूमते रहता है। स्वर्लिंग का मतलब घूमते रहना। ठीक है, तो ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो उसका विरोध किया, फिर वो जो मिल्क जो है घूमने लगा, और जब हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अब वो रेस्ट पर है, फिर भी उसमें मोशन मौजूद है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। एन इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न ऑफ। जब हम लोग फैन को ऑन करते हैं तो वो घूमता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लगता है उसके ऊपर। जैसे स्विच को ऑफ कर देते हैं उसके बाद भी वो कुछ देर तक घूमते रहता है। तो इसका कारण भी क्या है, इनर्शिया है। तो आई होप ये सारा एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया होगा इनर्शिया का। अब चलिए, अच्छा इसका कुछ और एग्जाम्पल बच गया, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन वी थ्रो समथिंग आउट ऑफ द ट्रेन ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जब भी हम लोग ट्रेन से किसी चीज को या किसी वस्तु को बाहर नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ट्रेन हमारा आगे की तरफ जाता है, और वो ऑब्जेक्ट जो है शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कुछ देर के लिए, वो हमारे बैक साइड में मूव करता है या ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते रहता है। तो ये भी किस वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ साइकिल विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इवन आफ्टर यू स्टॉप पैडलिंग। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पैडलिंग करते हैं, और जब हम लोग पैडलिंग करके छोड़ देते हैं तब भी साइकिल कुछ देर के लिए मूव करते रहता है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। आई होप अब आप लोग को इनर्शिया का डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा और उसका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया की। इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, तो इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट
in the absence of external force is called inertia of rest. inertia of rest होता क्या है? किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक्सटर्नल फोर्स के अब्सेंस में वो बॉडी जो है अपने रेस्ट वाले स्टेट पर चेंज करने के लिए अनेबल रहता है, मतलब उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कर सके, चेंज कर सके। तो उसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो बॉडी जो है अनेबल रहता है या केपेबल नहीं रहता है वो अपने स्टेट वाले रेस्ट स्टेट को चेंज करने के लिए। पहले जैसे कि वो रेस्ट पर हैं तो वो रेस्ट स्टेट को चेंज करने के लिए केपेबल नहीं होता है जब तक हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं, तो उसको क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी भी बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी जो कि क्या करता है, किसी भी बॉडी के लिए जो कि क्या है, रेस्ट स्टेट में है। कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में रहने के लिए हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का वो क्या करती हैं, अपोज करती हैं। तो उस प्रकार की इनर्शिया को क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। या उस बॉडी की इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहने के लिए हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का क्या करती है, वो अपोज करती है। इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। चलिए जो डेफिनेशन मैं बताया हूँ उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ अ मोटर कार एट रेस्ट सडनली स्टार्ट मूविंग अ मैन सिटिंग इन इट्स फॉल बैकवर्ड। जैसे कि कोई कार है और वो कार खड़ी है, रेस्ट पर है, वो चल नहीं रही है और उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और अचानक से जब कार स्टार्ट होता है तो उसमें जो व्यक्ति बैठा है वो पहले किस में रहता है, रेस्ट पर रहता है। और जैसे ही अचानक कार चलना स्टार्ट होती है तो पीछे की तरफ झुक जाता है या पीछे की तरफ गिर जाता है जो व्यक्ति उसमें बैठा रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे बॉडी के द्वारा अपोज किया जा रहा है अप्लाइड फोर्स का। कैसे अपोज किया जा रहा है? रेस्ट पे आने के लिए, क्योंकि हम लोग पहले रेस्ट पर थे, अचानक से कार स्टार्ट हुआ तो हम लोग मोशन में आ गए। तो हम लोग रेस्ट पर ही रहने के लिए अप्लाइड फोर्स का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। उसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। इफ अ कार्ड इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास टम्बलर एंड अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन द कार्ड, ऑन गिविंग अ सडन पुश टू द कार्ड द कॉइन फॉल इनटू द टम्बलर। बोलने का मतलब ये है, जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक ग्लास है और इस ग्लास के ऊपर एक पेपर रख देते हैं और पेपर के ऊपर क्या करते हैं, एक कॉइन को रख देते हैं। अब जैसे ही इस पेपर को हम लोग मोशन में लाते हैं, इस पेपर को हम लोग क्या करते हैं, मोशन में लाते हैं, मतलब इसको जोर से पकड़कर खींच देते हैं। तो ये जो सिक्का जो है या कॉइन जो है अंदर टम्बलर में गिर जाता है, अंदर टम्बलर में गिर जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉइन पहले रेस्ट पर था। अब अचानक से हम लोग पेपर को खींचे हैं तो कॉइन जो है मोशन में आ गया। कॉइन जो है कैसे मोशन में आया? पहले रेस्ट पर था, अचानक से हम लोग फोर्स अप्लाई किए तो वो उसका विरोध करने लगे। किस लिए विरोध कर रहे थे? वो रेस्ट पे आने के लिए विरोध कर रहे थे, लेकिन रेस्ट पे नहीं आए क्योंकि वो केपेबल नहीं है। क्यों केपेबल नहीं है? अपने स्टेट को चेंज करने के लिए केपेबल नहीं है। कौन सी स्टेट को? रेस्ट वाले स्टेट को। रेस्ट से वो मोशन में आई। तो उसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं जी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ, अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अपने आप को वो रेस्ट पे लाने के लिए अनेबल रहता है, केपेबल नहीं रहता है। ठीक है, क्षमता नहीं होते उसमें। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। द डस्ट इज रिमूव व्हेन द ब्लैंकेट इज बिटन बाय अ स्टिक। जब हम लोग अपने घर में ब्लैंकेट जो होता है उसको जब स्टिक से, छड़ी से पीटते हैं तो उसमें से डस्ट बाहर निकलती है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें पहले डस्ट क्या होते हैं, रेस्ट पर रहते हैं। जैसे हम लोग उसको स्टिक से पीटते हैं तो वो मोशन में आ जाते हैं। क्यों मोशन में आ जाते हैं? क्योंकि वो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का विरोध करती है। फिर वो अपने रेस्ट स्टेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं।
या रेस्ट में आने के लिए, मोशन से रेस्ट में आने के लिए हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का अपोज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर के एग्जाम्पल की। फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन द ट्री इज शेकन। जब हम लोग ट्री को शेक करते हैं या हिलाते हैं तो उसमें से फ्रूट गिरने लगते हैं, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अ बुलेट मेक्स होल इन द ग्लास विंडो बट स्टोन क्रेक्स इट्स। अब जैसे कि विंडो है और विंडो में क्या लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। विंडो में क्या लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ पर बुलेट से इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बुलेट से अटैक करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, होल हो जाता है। जबकि इसी को पत्थर से मार देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है ग्लास। तो ये भी इनर्शिया का एक एग्जाम्पल है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि पत्थर के द्वारा जब हम लोग पत्थर मारते हैं ग्लास के ऊपर तो इसके पास उतनी वेलोसिटी नहीं होती जितनी वेलोसिटी इसके पास होती है, बुलेट के पास होती है। तो पत्थर के द्वारा इसमें जो फोर्स लगाया जाता है वो पूरे ग्लास के सरफेस तक ट्रांसफ़र हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, जिससे ग्लास ब्रेक हो जाता है। जबकि बुलेट के द्वारा जो फोर्स लगता है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो केवल उसी एरिया तक सीमित रहता है जितना कि बुलेट का एरिया होता है। ठीक है, तो इसलिए बुलेट में क्या हो जाता है, होल हो जाता है, जबकि पत्थर से हम लोग मारते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। क्यों, क्योंकि पूरे ग्लास में पत्थर के द्वारा अप्लाइड फोर्स का अपोज करने लगते हैं, पूरा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है, मतलब पूरा सरफेस इसका अपोज करती है। जबकि बुलेट वाले केस में जिस एरिया से गुजरता है बुलेट, केवल वही एरिया का जो पार्टिकल्स है ग्लास में वो इसका अपोज करती है। आगे बात करते हैं 6 नंबर के एग्जाम्पल की। द ट्रिक ऑफ पुलिंग टेबल क्लॉथ विदाउट डिस्टर्बिंग द डिशेस ऑन द टेबल। जैसे कि एक टेबल है और इस टेबल में एक टेबल क्लॉथ लगा हुआ है, इस टेबल में टेबल क्लॉथ लगा हुआ है। तो इस टेबल क्लॉथ को हम लोग क्या करते हैं, अचानक से खींच देते हैं या मोशन में ला देते हैं और इसके ऊपर डिशेस मतलब खाना खाने वाला बर्तन या जिसमें खाना रखा हुआ है ऐसा प्लेट या बर्तन रखा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग इस टेबल क्लॉथ को खींचते हैं या पुल करते हैं तो यहाँ पर जो डिशेस होती हैं ये क्या होती है, इसका पोजीशन चेंज नहीं होता, वो रेस्ट पर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों हो पाता है, ये हो पाता है इनर्शिया की वजह से। ठीक है, ये वही वाला केस हो गया जो कॉइन वाला केस था, वही केस हो गया। उसमें हम लोग पेपर लिए थे और ये जो डिशेस हैं या प्लेट है या जो बर्तन है इसके जगह पर हम लोग कॉइन लिए थे। तो ये क्या हो जाएगा, टेबल में चला जाएगा। टेबल पहले टेबल क्लॉथ के ऊपर था, अब ये टेबल के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये क्यों हुआ, इनर्शिया की वजह से हुआ। पहले ये रेस्ट पर था, थोड़ी देर के लिए मोशन में आया, फिर टेबल में चला गया ये। नेक्स्ट बात करते हैं अ बलून इन अ कार। जैसे कि आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, जैसे कि ये एक कार है ना, जैसे कि ये एक कार है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पीछे तरफ बलून को फिक्स्ड कर देते हैं। तो ये बलून क्या होता है, ऊपर की तरफ मोशन करने लगता है जब कार चलने लगती है। तो पहले जब कार स्टॉप्ड थी तब ये रेस्ट पर था, लेकिन जैसे ही कार चलने लगी ये हवा में उड़ने लगा, मतलब अपने रेस्ट स्टेट को ये मोशन में आ रहा था, तो मोशन से रेस्ट में आने के लिए अप्लाइड फोर्स का विरोध करने लगते हैं। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं 8th नंबर का एग्जाम्पल है पीलिंग अ स्टिकी टैप। स्टिकी टैप का मतलब आप लोग को पता होगा, जो बैग में लगा रहता है, बैग या सीट बेल्ट में लगा रहता है, जिसमें ऐसे कांटेदार बना रहता है और इसके ऊपर एक टैप लगा रहता है। तो ये टैप इसके ऊपर चिपका रहता है और जैसे इस टैप को उखाड़ते हैं तो इसमें से चिड़चिड़ चिड़चिड़ का आवाज़ आता है। तो इसको बोला जाता है पीलिंग अ स्टिकी टैप बोला जाता है। तो इसमें भी इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। ये दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं और ये रेस्ट पर रहता है। जैसे हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस उस अप्लाइड फोर्स का विरोध करती है रेस्ट पे आने के लिए मोशन से, क्योंकि इसको हम लोग अलग करते हैं, खींचते हैं तो ये मोशन में आता है ना। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th नंबर के एग्जाम्पल की, शेकिंग ऑफ अ टोमेटो केचप। टोमेटो केचप को हम लोग क्या करते हैं जी, शेक करते हैं। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रेवी रहता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग शेक करते हैं या हिलाते हैं। तो पहले ये रेस्ट पे रहती है, जब हम लोग इसको शेक करते हैं तो ये मोशन में आ जाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं 10th नंबर का एग्जाम्पल, अर्थक्वाक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। जब भूकंप नहीं आती है तो सब तरफ चारों तरफ शांत शांत रहता है, लेकिन जैसे भूकंप आती है तो हवाएं चलने लगती है, सारी ऑब्जेक्ट किस में आने लगती हैं? मोशन में आने लगती हैं। तो यहाँ पर नेचर के द्वारा हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या आ जाते हैं? मोशन में आ जाते हैं। तो वहाँ पर भी यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का विरोध किया जाता है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के द्वारा। ठीक है, सभी बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए एटमॉस्फेयर के द्वारा उस अप्लाइड फोर्स का, अर्थक्वेक के द्वारा अप्लाइड फोर्स का विरोध किया जाता है। तो ये भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया का जो है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अपोजिट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर क्या था? जो बॉडी रेस्ट में था वो मोशन में आ रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा? जो बॉडी मोशन में है वो रेस्ट पर आने के लिए हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का विरोध करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। चलिए फिर भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इसके डेफिनेशन में, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट इज़ अनेबल टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी जो होती है उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें वो बॉडी अपनी मोशन स्टेट को या स्टेट ऑफ मोशंस को चेंज करने के लिए अनेबल रहता है या केपेबल होता है बिना किसी फोर्स के। मतलब अगर उसके ऊपर हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अपने स्टेट ऑफ मोशन को क्या करना है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में वो कैसा रहता है? अनेबल होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टीज़ को, उस बॉडी की इसी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। चलिए इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी या एक ऐसा बिहेवियर जो अप्लाइड फोर्स का क्या करती है? अपोज करती है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने के लिए कोई भी बॉडी है वो अपने मोशन वाले स्टेट में चेंज करने के लिए क्या करती है? अप्लाइड फोर्स का विरोध करती है। उसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, द पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग कार लीन फॉरवर्ड इफ द ब्रेक आर सडनली अप्लाइड। जैसे कि कार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो कार मूविंग स्टेट में है और कार के रिस्पेक्ट में पैसेंजर तो रेस्ट पर है, लेकिन कार रोड के रिस्पेक्ट में कार मूविंग स्टेट में है और रोड के रिस्पेक्ट में कार में जो व्यक्ति बैठा हुआ है या पैसेंजर वो भी मूविंग स्टेट में है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगती है तो वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सेम एग्जांपल हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट में भी देखे थे, तो वो ये वाला एग्जांपल नहीं था। उसमें पहले कार या ट्रांसपोर्ट क्या थी? रेस्ट पर थी, और जैसे अचानक ये चलना स्टार्ट होते हैं तो व्यक्ति जो पीछे की तरफ झुकता है, जबकि इसमें कार चल रही है और कार मोशन में है, और जब इसमें ब्रेक लगता है तो व्यक्ति जो है आगे की तरफ झुकता है। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट में डिफरेंस। तो याद रखिएगा, ये रहा फर्स्ट एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन का। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ अ रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप द राइडर फॉल फॉरवर्ड। जैसे कि घोड़ा है ना, तो घोड़ा चल रहा है, अब अचानक घोड़ा रुक जाता है तो राइडर जो आगे की तरफ गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। पहले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप द एथलीट रन फॉर सम डिस्टेंस। ये भी इनर्शिया का एक एग्जाम्पल है कि कोई भी एथलीट जो होता है लॉन्ग जंप करने से पहले वो एक लंबा रनिंग लेता है, ताकि ज़्यादा दूर तक वो मूव कर सके, ज़्यादा दूर तक वो क्या कर सके जंप कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ नंबर का एग्जांपल है, अ मैन जंपिंग फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। चलती हुई ट्रेन से जब कोई आदमी जो है ट्रेन से जंप करता है तो उसका जो मोशन है ट्रेन के डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर बिना फोर्स अप्लाई किए ही उसके ऊपर ट्रेन के मोशंस की वजह से एक फोर्स काम करता है, जिसके वजह से वो ज़मीन में गिरने के बाद या ग्राउंड में गिरने के बाद उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जो कि ट्रेन के डायरेक्शन में ही होता है।
इसलिए आप लोग मूवी में भी देखे होंगे, जब भी कोई आदमी जो है चलती हुई ट्रेन से जंप करता है बाहर की तरफ, तो उसका मोशन जो है ट्रेन के डायरेक्शन में ही होता है, ट्रेन के मोशन के। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ अ मैन थ्रो अ क्वाइन इन अ मूविंग ट्रेन द क्वाइन फॉल बैक इनटू हिज हैंड। जब भी कोई पैसेंजर जो है ट्रेन में चल रही है और ट्रेन में वो बैठे रहता है और एक क्वाइन को ऊपर की तरफ फेंकता है, तो वापस से उनके हाथ में ही आता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो पैसेंजर बैठा है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है, और पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्वाइन पहले रेस्ट पर था, जैसे उसको ऊपर की तरफ फेंका गया तो वो मोशन में आया, मोशन से फिर वो रेस्ट पर आया। क्यों? क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो जो पैसेंजर है वो रेस्ट पर है, इसीलिए वो उसके हाथ में ही आया। तो ये भी किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से ही होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया की, जो कि है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो ये क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टू कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब भी कोई बॉडी जो है जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो जब वो डायरेक्शन उसका चेंज होता है तो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए वो अप्लाइड फोर्स का विरोध करती है, फिर वो अपना डायरेक्शन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। या इसी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू अ बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी बॉडी जो है अपने डायरेक्शंस को मेंटेन करने के लिए वो अपोज करती है अप्लाइड फोर्स का। एक बार और रिपीट कर देता हूं, किसी भी बॉडी की एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसमें कोई भी बॉडी जो है अपने डायरेक्शन स्टेट को वो मेंटेन करने के लिए अप्लाइड फोर्स का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक बैंक रोड है और यहाँ पर एक कार जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में इधर है, लेकिन ये बैंक रोड है इसलिए इसका डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे रोटेट होता है। तो जैसे कार इधर मुड़ती है तो इसमें जो पैसेंजर बैठे रहते हैं इसके ऊपर बिना फोर्स अप्लाई किए ही इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। इस वजह से इसमें जो पैसेंजर बैठे रहते हैं वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि इसमें जो पैसेंजर बैठे हुए हैं अपने डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स फील कर रहे हैं, अपने डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का अपोज कर रहे हैं इन लोग। तो इसी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल है जिसको समझ लेते हैं, जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन अ मूविंग बस टेक्स a sharp turn at a circular path we fall in the opposite direction due to inertia of direction। अभी जो कार वाला एग्जाम्पल बताया उस कार की जगह यहाँ पर बस बोला गया, बाकी एग्जाम्पल वही है, सेम है। कोई भी सर्कुलर पाथ होता है, जब उसमें बस जो है मूव करती है तो उसमें जो पैसेंजर रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाते हैं, वो क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदे रेन ड्रॉप वर्टिकली नीचे की तरफ गिरते हैं, कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जब बारिश की बूंदे नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाती है, ये नीचे की तरफ ही गिरती है, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्पार्क कमिंग आउट फॉर ग्राइंडिंग ए स्टोन इज टेंजेंशियल टू द रोटेटिंग स्टोन ड्यू टू द डायरेक्शनल इनर्शिया। जब भी हम लोग पत्थर को काटते हैं या पत्थर को घिसते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो उसमें से स्पार्क होता है। स्पार्क इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि टेंजेंशियल फोर्स होता है, जो रोटेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो जब हम लोग
मशीन से पत्थर को काटते हैं तो उसमें रोटेशनल टेंजेंशियल फोर्स की वजह से पत्थर जो है कटता है, तो वहाँ पर जो ग्राइंडर होता है या जो काटने का मशीन होता है वो रोटेट होता है, वो अपने डायरेक्शंस को चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये किस वजह से होता है? ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द मड फ्रॉम द व्हील ऑफ मूविंग व्हीकल फ्लाई ऑफ द टेंजेंशियली। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कार में जो व्हील लगा होता है और जब हम लोग इसको मड या कीचड़ में चलाते हैं तो कीचड़ जो है ऐसे ऐसे इस तरह से आप लोग को मोशन करते हुए दिखाई देंगे। तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर ऑटोमेटिक मड के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है जो कि इसके डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है। तो ये भी क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं इट इज एडवाइज्ड टू टाई आवर लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप बिकॉज लगेज कैन बी थ्रो साइडवे ड्यूरिंग अ टर्न ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर जब भी कोई पैसेंजर जब ट्रैवल करते हैं तो उनके पास बहुत सारा सामान रहता है या लगेज रहता है, तो उन लोग को हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि जितना भी सामान है सब सामान को गाड़ी के ऊपर में डालकर उसको क्या कर देते हैं? रस्सी से या रोप से उसको बांध देते हैं ताकि इधर उधर मूव ना कर सके। तो यहाँ पर भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि लगेज इधर उधर हिलता है, उसका मोशन जो है जिग जैग होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, क्योंकि बस के थ्रू या किसी भी गाड़ी में या ट्रांसपोर्ट में है तो उसमें अलग अलग डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स काम करता है, इसलिए उसका मोशन जो है अलग अलग डायरेक्शन में होता है। तो वो मूव ना करे करके हम लोग रोप से उसको क्या कर देते हैं? फिक्स्ड कर देते हैं। और यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर की एग्जांपल की। वाटर इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इफ यू प्लेस अ रोटेटिंग व्हील पार्टिकल ऑफ वाटर फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बोलने का मतलब ये है जब वाटर फ्लो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और यदि हम उसमें किसी रोटेशनल व्हील को या पार्टिकल्स को वाटर के ऊपर रख देते हैं तो वो टेंजेंशियली क्या होने लगता है? तैरने लगता है उसमें या फ्लाई होने लगता है। और जब वो फ्लाई होता है तो उसका जो पाथ होता है वो टेंजेंशियली हमको दिखने लगता है। जैसे कि बचपन में आप लोग नदी या तालाब में किसी पत्थर को ऐसे ऊपर से ऐसे फेंके होंगे तो आप लोग देखे होंगे ये हमेशा सीधा ना जाकर वो पत्थर जो है ऐसे करके टेंजेंशियली मूव हो जाता है, उसका डायरेक्शन स्ट्रेट ना होकर ऐसे मुड़ जाता है। तो ये भी किस वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग नदी या तालाब में पत्थर जितना पतला हो सके उस पत्थर को फेंक के देखना, जैसे ही वो ट्रैवल करता है तो सीधा ट्रैवल करता है, उसके बाद स्ट्रेट ना जाकर वो ऐसे करके मुड़ के सीधा डूब जाता है पानी में। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है फ्लाई अ टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब किसी भी बॉडी को हम लोग वाटर के ऊपर, जो वाटर क्या कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है या स्टेबल स्टेट में जैसा भी है, तो वाटर के ऊपर सरफेस में हम लोग क्या कर देते हैं? किसी भी पार्टिकल्स को या किसी पत्थर को हम लोग रोटेट करके क्या कर देते हैं? टेंजेंशियली उसको मूव करवाते हैं, तो वो पानी में तैरने लगता है, फ्लाई करने लगता है। ठीक है, कौन से शेप में? टेंजेंशियली उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इनर्शिया और मास के बीच क्या रिलेशन है। सीधे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि इनर्शिया जो होता है इसका कारण केवल और केवल मास होता है। किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो उसके पास इनर्शिया भी होगा, और अगर मास नहीं है तो उसके पास इनर्शिया नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बॉडी के पास मास है तभी वो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का विरोध कर पाता है, और यदि उसके पास मास ही नहीं रहेगा तो वो हमारे द्वारा अप्लाई किए हुए फोर्स का अपोज नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर अपोज की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी उस बॉडी की। चलिए फिर भी एक बार ऑफिशियली तरीके से देख लेते हैं इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है अ हैवियर बॉडी हैज़ मोर इनर्शिया देन अ लाइटर बॉडी। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है जिस भी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। दैट मीन्स आई प्रोपोर्शनल टू एम।
इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखिएगा, इनर्शिया का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा पत्थर है और एक बड़ा सा पत्थर है, तो इसमें एक फोर्स लगाता हूँ और इसमें एक फोर्स लगाता हूँ, तो मेरे द्वारा अप्लाइड फोर्स का अपोज कौन ज़्यादा करेगा? ये वाला बॉडी ज़्यादा अपोज करेगा, क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करते हैं, सो द लार्जर मास लार्जर इज इनर्शिया एंड द स्मॉलर मास ऑफ स्मॉलर इनर्शिया। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है, यदि मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और यदि मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, वी कैन से दैट द मास ऑफ ए बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि यदि किसी भी बॉडी का हमको इनर्शिया मेजर करना है तो हम लोग उस बॉडी के मास के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि मास होता क्या है, तो याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्ड मास। मास क्या होता है? किसी भी बॉडी में जो मैटर का अमाउंट होता है, मैटर का अमाउंट मतलब वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस होता है, तो उसका जो अमाउंट होता है, मैटर में क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही आपस में मिलकर एक मैटर बनाते हैं। और एक मैटर क्या होता है? जो स्पेस घेरता है या जिसके पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मास बोल देते हैं। ठीक है, मास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होता है। मास क्या होता है? एक एब्सोल्यूट क्वांटिटीज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन टर्म्ड इनर्शिया। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं इनर्शिया क्या होता है, मास को अभी जान लिए हैं। तो यहाँ पर यदि आप लोग को पूछा जाए मास और इनर्शिया में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं मास के अंदर में, और इनर्शिया के बारे में तो बहुत सारा पॉइंट बता चुका हूँ, उनमें से लिख सकते हैं। यहाँ पर इनर्शिया का केवल डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, और मास के बारे में यदि पूछे तो ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। मास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होता है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी मतलब जैसे कि मैं बोल देता हूँ ये एक पत्थर है, तो इसका मास कितना होगा? 2 किलोग्राम है मान लेते हैं, तो ये 2 क्या हो गया? इसका एब्सोल्यूट क्वांटिटी हो गया, मतलब इसका मास 2 ही होगा, ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। ये कम कब होगा? जब इसको 2 टुकड़े में तोड़ देंगे, और ज़्यादा कब होगा? जब इसके साथ किसी पत्थर को और लाकर इंक्लूड कर दें। तो इस प्रकार से मास एक क्या है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। द अमाउंट ऑफ मैटर इन बॉडी, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया इज अ क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन मास, ग्रेटर द मास ग्रेटर इनर्शिया, ये भी मैं बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर इनर्शिया से रिलेटेड सारा पॉइंट कवर होता है। इनर्शिया में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले इनर्शिया का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन देखने के बाद एग्जांपल देखा, एग्जांपल देखने के बाद हम लोगों ने टाइप्स देखा, और टाइप्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखे हैं, उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन देखे हैं, उसके बाद लास्ट हम लोग देखें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है? फोर्थ पॉइंट में इनर्शिया और मास के बीच रिलेशन, कि इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी का उसके मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पर इनर्शिया से संबंधित सारा पॉइंट जो है कंप्लीट होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर का नेक्स्ट का 5th नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझने से पहले यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे एक चीज़ बता दूं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसका स्टेटमेंट, या जिसको हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं, स्टेटमेंट और इसका लॉ, ये इम्पॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। बट ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूटन ने ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे दिया और इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो नॉलेज के पर्पज़ से ये इंट्रोडक्शन को मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसका स्टेटमेंट या लॉ इम्पॉर्टेंट है, और इस न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए जो डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे वो आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लॉ का हिस्ट्री देख लेते हैं या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा गया और क्या समझाना चाह रहा है।
तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक फिलोसोफर भी थे। उन्होंने ये बोला था कि इस वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी रेस्ट पे रहते हैं और ये उसका नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्वभाव है, ऐसा उन्होंने बोला था। और यदि वो बॉडी मोशन में रहते हैं या यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तो उसको कंटिन्यूअसली मोशन के स्टेट में रखने के लिए हमको उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है, पुश या पुल के रूप में, या उसको पुल और पुश की ज़रूरत पड़ती है यदि उस बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन करवाना है लगातार। ये चीज़ बोला था किसने? एरिस्टोटल ने। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। ये एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। इन्होंने फिर एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था उसको गलत करार कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो ने क्या किया? अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को पहले हम लोग समझ लेते हैं। इन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया था। पहले इन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया हुआ था और इसमें एक बॉल को मोशन करवाया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। अब इसी इंक्लाइंड प्लेन के सामने एक और इंक्लाइंड प्लेन को रख दिया और जैसे यहाँ से बॉल को छोड़ा जा रहा था फिर ये दूसरे इंक्लाइंड प्लेन में ये बॉल मोशन कर रहा था, बट इसकी जो वेलोसिटी है डिक्रीज हो रही थी। और ये जो वेलोसिटी डिक्रीज और इंक्रीज है ये इस प्लेन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसके स्लोप के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये स्लोप का वैल्यू, यहाँ पर स्लोप का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतना ही डिक्रीज हो रहा था। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को चेंज किया और जहाँ से जिस स्लोप से जिस इंक्लाइंड प्लेन से उन्होंने बॉल को छोड़ रहे थे उसको उन्होंने फिक्स रखा और जिस इंक्लाइंड पर मोशन करवा रहे थे यहाँ पर एंगल को चेंज कर करके देखा। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये ए प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, ये बी वाला इंक्लाइंड प्लेन है और ये सी वाला इंक्लाइंड प्लेन है और ये डी वाला इंक्लाइंड प्लेन है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया यहाँ से बॉल को छोड़ने पर इसके ऊपर बिना फोर्स अप्लाई किए ही यहाँ पर इनकी स्पीड क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर स्पीड इसकी डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पर स्पीड थोड़ा कम डिक्रीज हो रहा था और यहाँ पर स्पीड उससे थोड़ा कम डिक्रीज हो रहा था और यहाँ पर स्पीड जो है इंक्रीज ही नहीं हो रहा था। डिक्रीज नहीं हो रहा था। यहाँ पर डिक्रीज तो हो रहा था लेकिन बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा था कंपैरिजन टू ए पॉइंट। तो यहाँ पर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि पॉइंट डी पर वेलोसिटी सबसे कम डिक्रीज होगी और अगर यहाँ से बॉल को छोड़ेंगे तो सबसे कम वेलोसिटी का जो स्पीड है सबसे कम डिक्रीज कहाँ पर होगा? यहाँ पर। ठीक है, अगर इन ए बी सी डी पॉइंट पर देखें बॉल की वेलोसिटी तो इन सभी में बॉल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। तो इसी को मैं बोला हूँ वेलोसिटी सबसे कम डिक्रीज कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डिक्रीज बोल रहा हूँ इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला? उन्होंने ये रिजल्ट निकाला और ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहती है जब हम लोग उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया का एक सिद्धांत दिया था या एक प्रिंसिपल डेवलपमेंट किया जिसको प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। किसने? एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। और इस प्रिंसिपल में उन्होंने क्या कहा तो उस प्रिंसिपल को भी समझ लेते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट पर रहती है तो वो रेस्ट पर इसलिए रहती है क्योंकि उसके ऊपर एक बैलेंस फोर्स वर्क करता है। इफ अ बॉडी इज रेस्ट देन नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। और यदि वो बॉडी रेस्ट पर है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अनबैलेंस फोर्स वर्क नहीं करता है। Moreover, when no unbalanced force act on a body moving with uniform velocity, हालांकि उस बॉडी के ऊपर यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है तब भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अनबैलेंस फोर्स वर्क नहीं करता है। देन इट्स कंटिन्यूअस इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और वो बॉडी जो है यूनिफॉर्मली लगातार मोशन करते रहता है। गैलीलियो वेरीफाइड दिस फैक्ट बाय द परफॉर्मिंग हिज ऑन एक्सपेरिमेंट।
और गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको वेरीफाइड भी कर दिया है। गैलीलियो ने इसको वेरीफाइड भी कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया का डेवलपमेंट हुआ। अब इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के आधार पर, अच्छा, गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट और इतने सारे स्टेटमेंट के बाद उन्होंने लास्ट में जो रिजल्ट लिखा वो ये था, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इट विल बी कंटिन्यू टू द रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म इन अ सर्टेन डायरेक्शन। उसके बाद गैलीलियो ने डायरेक्ट बोल दिया कि यदि कोई भी बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेंगे, और यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे, यदि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट दे दिया किसने? गैलीलियो ने। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट गैलीलियो कैलकुलेट दैट, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये उसका रिजल्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया देने के बाद का रिजल्ट है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Newton further studied Galileo's ideas on force and motion and represented three fundamental laws that governed the motion of objects. उसके बाद न्यूटन ने क्या किया? गैलीलियो के आइडियाज़ को, गैलीलियोस की थ्योरीज को और गैलीलियोस के प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, उन्होंने थ्री फंडामेंटल लॉज को डेवलप किए, और उन्हीं थ्री फंडामेंटल लॉज को कहा जाता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। सेकंड है लॉ ऑफ फोर्स, या इसी को एक्सीलरेशन या फिर इसी को न्यूटन सेकंड लॉ या फंडामेंटल और बेसिक लॉ कहा जाता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन या फिर न्यूटन सेकेंड लॉ या फिर फंडामेंटल और बेसिक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड लॉ है थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, या इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। तो यहाँ से न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस का जो कहानी है शुरू होता है, और यही तीनों जो है आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी जो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट बताया हूँ, जो हिस्ट्री बताया, जो इंट्रोडक्शन बताया हूँ, ये आप लोग के नॉलेज के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए हम लोग न्यूटन्स का जो लॉज है, जो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशंस के आधार पर न्यूटन्स ने दिया था, उन सभी को एक एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपल्ड एक्टेड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट एंड इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इट विल बी कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट्स ऑफ यूनिफॉर्म इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ये वही चीज़ है जो गैलीलियो ने रिजल्ट निकाला था। कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, और कोई भी बॉडी यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेंगे जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, और इसी को कहा जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब चलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल या एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो जो इनर्शिया, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा ऑल एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया विल बी आल्सो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग इनर्शिया से रिलेटेड, इनर्शिया में जो जो एग्जाम्पल देखें वही एग्जाम्पल जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ होगा। हम लोग इनर्शिया से रिलेटेड जितना एग्जाम्पल देखे हैं वही एग्जाम्पल जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का भी एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्री को जब हम लोग शेक कर रहे थे तो पत्तियां नीचे गिर रही थी, ये एग्जाम्पल देखे थे इनर्शिया में। अब यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई होता है उसको ध्यान से सुनिए। पहले पत्ती क्या था? रेस्ट पर था। जब हम लोग पेड़ को शेक नहीं किए थे तो वो रेस्ट पर ही था। अभी हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किए तो वो रेस्ट पर ही।
और हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं पेड़ को, तो रेस्ट से किस में आ रहा है, मोशन में आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को न्यूटन फर्स्ट लॉ में बोला गया है, वो रेस्ट पर ही रहता है यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, है ना, जिसमें ये बोले थे कि जैसे कि कोई कार है, अब वो कार जो है चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक कि हम लोग उसके ऊपर ब्रेक ना लगाएं, जब तक कि हम लोग उसके ऊपर ब्रेक ना लगाएं। तो ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक एग्जांपल है। तो इनर्शिया में जितना एग्जांपल देखें वही एग्जांपल जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। न्यूटन डिड्यूस ऑल द लॉ ऑफ मोशन इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपिया। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, इन सभी के बारे में न्यूटन ने किस में लिखा था, तो न्यूटन ने एक बुक लिखा था, और वो बुक एक फेमस बुक है जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था, प्रिंसिपिया। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। उसी में न्यूटन्स ने अपने जो फंडामेंटल लॉज हैं इसके बारे में चर्चा किए थे। तो यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है कंप्लीट होता है। अब आगे बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने से पहले इस चैप्टर का एक और टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है मोमेंटम, या इसी को लीनियर मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है। इसी को लीनियर मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मोमेंटम इज द क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ नॉन जीरो मास। तो मोमेंटम एक क्वांटिटीज होती है, एक फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिसका यूज़ हम लोग किसी भी बॉडी के मोशंस को डिफाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और उस बॉडी के मोशंस को डिफाइंड करने का प्रयास करते हैं जिसका मास क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, मतलब उस बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास हो। हेंस मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। और मोमेंटम केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि मूविंग स्टेट में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मोमेंटम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशंस को डिस्क्राइब करता है। चलिए इसी को दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। जब भी कोई बॉडी जो है मूव करता है, जब वो मूव करता है तो उसमें जितने भी क्वांटिटी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि मास हो गया और वेलोसिटी हो गया, तो उन्हीं के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग को मोमेंटम के डेफिनेशन में अभी भी आप लोग को कुछ डाउट है, तो आप लोग केवल एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा कि मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा जो है उस बॉडी के मास और उस बॉडी के वेलोसिटी के मल्टीपल के इक्वल होते हैं। तो इसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर मास और वेलोसिटी क्या करता है, किसी भी बॉडी के मोशंस को डिफाइन करता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मोशन और वेलोसिटी का जो मल्टीपल का जो मैग्नीट्यूड है, वो इस मोमेंटम की टोटल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। तो उसी टोटल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसको, और चूंकि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको आगे चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज में। ठीक है, चटम के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, चलना, ये भी एक मोमेंटम का एग्जाम्पल है। बॉलिंग, playing on a slide, a baseball is sweeping through the air, a large truck is moving, a bullet discharged from such a firearms, parade of soldiers, a train moving along a straight line। ये सभी क्या है, मोमेंटम के एग्जाम्पल हैं। उन सभी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होता है जिसके पास स्पेसिफिक मास होता है और उसके पास वेलोसिटी होता है। ये दो कंडीशन है। हमको मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये मोमेंटम जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमको तभी मिलता है जब कोई बॉडी हो और उस बॉडी के पास मास हो, मास के साथ उसके पास क्या हो, वेलोसिटी हो। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है कि मोमेंटम क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होते, या फिर किसी बॉडी के
किसी बॉडी का टोटल क्वांटिटी होता है जो कि किसके अधीन होता है, जब वो बॉडी मूव करता है तब, तो उसी टोटल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, मोमेंटम। अब चलिए हम लोग मोमेंटम की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मोमेंटम की, इट इज एक्सप्रेस द मेजर क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये किसी भी बॉडी के मोशंस की क्वांटिटीज को बताता है, ये किसी भी बॉडीज के मोशन के क्वांटिटीज को बताता है या मेजर करता है। जैसे कि कोई भी बॉडी है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यदि इसका मास हमको पता है और इसकी वेलोसिटी हमको पता है तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितना मोमेंटम प्रोड्यूस हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज़ जीरो फॉर रेस्ट बॉडी। मोमेंटम का जो वैल्यू है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, किसके लिए, रेस्ट बॉडी के लिए। इसको आगे समझेंगे हम लोग कैसे। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड मास। बोलने का मतलब ये किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा और वेलोसिटी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी का मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि मोमेंटम जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास और वेलोसिटी के। थर्ड पॉइंट में लिखा है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट है इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब चूंकि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर पी। इसको लेटर पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और साथ में इसके ऊपर एक वेक्टर भी लगाया जाता है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये किसके इक्वल होता है, किसी भी बॉडी के मास के और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फॉर्मूला एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये है मोमेंटम का फॉर्मूला, वेक्टर p इज इक्वल टू एम वी, जहाँ पर p का मतलब होता है मोमेंटम या इसी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं और m का मतलब होता है मास और v का मतलब होता है वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए SI यूनिट की बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम का SI यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो ये होता है mL0 10⁻⁻1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। तो यहाँ पर मोमेंटम का जो सारा कॉन्सेप्ट है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इस टॉपिक को हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।